पूछने का, जैसे कि एक बच्चा है राम और उसे लिखने में भी दिक्कत है, पढ़ने में भी दिक्कत है और बोलने में भी दिक्कत है, तो उसे कौन सा अधिगम, जैसा कि आप सभी को पता है कल हम अधिगम अक्षमता पढ़ रहे थे, ठीक है, वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो उसी के आगे हम आज चालू कर रहे हैं जो अधिगम अक्षमता और भी कई सारी हैं उसके बारे में आज डिटेल में देख लेते हैं। जैसे कि पहला है मेंटल रिटार्डेशन। इसे क्या कहते हैं? मानसिक मंदता बोलते हैं मेंटल रिटार्डेशन को। ये एक प्रकार की अधिगम अक्षमता है, किस लिए वो भी मैं बताऊंगी आपको। लेकिन अब पहले तो इसे बोला जाता था मेंटल रिटार्डेशन यानी कि मानसिक मंदता, लेकिन अब इसे क्या बोला जाता है? IDD यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर। ठीक है, अब इसे बोला जाता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर। जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर के नाम को पहले क्या बोला जाता था? तो मेंटल रिटार्डेशन बोला जाता था। ठीक है, अब इसे क्या बोला जाता है? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर बोला जाता है। और ये होता क्या है? तो देखिए, ये किसी व्यक्ति की मानसिक क्षमताओं के सामान्य वृद्धि, विकास और कामकाज की मंदता को दर्शाता है। ये कोई भी व्यक्ति है जिसकी वृद्धि नहीं हो पाई है अच्छे से, जिसका विकास नहीं हो पाया है अच्छे से, और जो कामकाज में बहुत मंद है, मतलब कि बहुत धीमे कामकाज करता है, जिसका विकास बहुत धीमी गति से हुआ है, जिसकी वृद्धि बहुत धीमी गति से हुई है, वो सब किस में आता है? IDD में आता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर में आता है। ठीक है, जैसे कि एक एज है, एक एज डिफाइन कर दी गई, उस एज का जो नॉर्मल बच्चा है, उस एज का जो नॉर्मल बच्चा है वो तो क्या करेगा? वो तो सारे काम अच्छे से कर लेता है, लेकिन जो मानसिक मंदता यानी कि IDD इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर से ग्रसित है, वो उस कामकाज को ढंग से नहीं कर पाएगा, बहुत धीरे काम करेगा। तो ऐसी स्थिति को ही क्या बोलते हैं? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन भी पूछ सकता है, एक सामान्य बच्चा बहुत अच्छे से कामकाज कर पाता है, लेकिन उसके अपोजिट दूसरा बच्चा उसी कामकाज को बहुत धीमी गति से कर पाता है, उसका विकास भी बहुत धीमी गति से हुआ है, तो उसे किस प्रकार की अधिगम अक्षमता है? तो उसे IDD यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर है। आपको फुल फॉर्म भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है वो पेपर में केवल IDD लिख कर दे दे या तो फुल फॉर्म लिख कर दे दे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट अक्षमता में कि नेक्स्ट अधिगम अक्षमता कौन सी है। जो हमने मेंटल रिटार्डेशन पढ़ा उसके 4 प्रकार देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, तो मेंटल रिटार्डेशन जिसे IDD भी बोला जाता है, उसके 4 प्रकार हैं। माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, सीवियर मेंटल रिटार्डेशन या प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन। ये 4 प्रकार हैं। ठीक है, माइल्ड MR जो माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होनी चाहिए? 50 से 70 के बीच अगर कोई बच्चा है, किसी बच्चे की बुद्धि है, तो वो माइल्ड MR में आएगा। ठीक है, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन में आएगा। मॉडरेट MR यानी कि मध्यम मेंटल रिटार्डेशन में है, तो जिसकी बुद्धि लब्धि 35 से 40 के बीच है, जिसकी बुद्धि 35 से 40 है, वो मॉडरेट MR में आएगा। ठीक है, सीवियर MR में वो बच्चा आएगा जिसकी बुद्धि लब्धि या बुद्धि 25 से लेकर 30 या 40 तक है। ठीक है, वो आएगा सीवियर MR में यानी कि सीवियर मेंटल रिटार्डेशन में। प्रोफाउंड MR में आएगा वो बच्चा जिसकी बुद्धि 20 से 25 या बुद्धि लब्धि 20 से 25 हो। ठीक है, तो ये सबसे गहरा मेंटल रिटार्डेशन है, ये गंभीर है। ठीक है, ये मध्यम बोलेंगे इसे, और ये सबसे ज्यादा जो माइल्ड बोलेंगे, माइल्ड मतलब कि हल्का बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इंप्रूवमेंट की बात करी जाए तो इसमें क्या है? इसमें इंप्रूवमेंट हो सकता है। ठीक है, इसमें तो इंप्रूवमेंट हो सकता है। ठीक है, बच्चा धीरे धीरे इंप्रूव हो सकता है, बच्चे की स्थिति इंप्रूव हो सकती है, लेकिन ये जो तीनों नीचे के हैं, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड, इनमें इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, इनमें इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे बच्चा थोड़ा थोड़ा इंप्रूव कर सकता है, लेकिन पूरी तरह से इसमें इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता। इसमें बच्चा पूरी तरह से इंप्रूव कर सकता है। ठीक है, कि मतलब इंप्रूव करके उसे इस प्रकार का जो मेंटल रिटार्डेशन है या IDD है, इस प्रकार का अधिगम अक्षमता अब होगा ही नहीं। ठीक है, माइल्ड MR में मतलब कि हल्का मेंटल रिटार्डेशन में, मध्यम मेंटल रिटार्डेशन में इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता। सीवियर मतलब गंभीर हो गया ना, गंभीर मेंटल रिटार्डेशन में भी इंप्रूवमेंट नहीं होगा। प्रोफाउंड मतलब गहरा बोल सकते हैं, गहरा मेंटल रिटार्डेशन में भी इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये 4 टाइप हैं और ये इनकी बुद्धि लब्धि है कि इतने से इतने बुद्धि वाले बालक जो हैं वो माइल्ड MR में आएंगे, 35 से 40 वाले मॉडरेट में आएंगे, 25 से 30 से 40 वाले सीवियर में आएंगे, एंड जिनकी बुद्धि लब्धि या बुद्धि 20 से 25 है वो प्रोफाउंड में आएंगे। ठीक है, एक पॉइंट और बता दो, जो नॉर्मल IQ होती है वो 90 से 110 के बीच होती है। ठीक है, 90 से 110 के बीच जिसकी भी बुद्धि लब्धि है वो नॉर्मल है, मतलब सामान्य व्यक्ति है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे नीचे वाले जैसे कि अब 50 से 70 तो बहुत कम हो गई ना, और 20 से 25 तो बहुत ही कम हो गई, तो 90 से 110 वाले सामान्य बुद्धि लब्धि में आते हैं, मतलब सामान्य व्यक्ति है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
देखिए अब नेक्स्ट है मस्तिष्क पक्षाघात, जिसे सेरेब्रल पाल्सी भी बोलते हैं। देखिए सीरे का यहाँ पर मतलब है मस्तिष्क से और पाल्सी का मतलब है बॉडी से, ठीक है। तो देखिए मस्तिष्क पक्षाघात किसने दिया था, ये कहा था स्टीफन हॉकिंस ने, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने इसको देखा और इसका नाम दिया मस्तिष्क पक्षाघात, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है, ये है माइंड एंड बॉडी का कोऑर्डिनेट ना हो पाना, ठीक है। जब माइंड और बॉडी एक साथ कोऑर्डिनेट नहीं हो पाती तब ये समस्या उत्पन्न होती है मस्तिष्क पक्षाघात, ठीक है। ये दोनों ही नाम एक ही है, ठीक है, मस्तिष्क पक्षाघात को ही ये बोला जाता है। इसमें क्या होता है, पेशीय विकलांगता होती है, जैसे एक जगह सीधा ना बैठ पाना, ठीक है। बॉडी क्या है, माइंड क्या है, बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये जब समस्याएं पैदा होती हैं कि एक जगह ठीक से नहीं बैठ पा रहा है बच्चा, उसका माइंड जो है वो बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो ये सब चीज जो जब होती है तो ये रूप ले लेती है मस्तिष्क पक्षाघात का, जिसे मस्तिष्क पक्षाघात कहा जाता है। और ये जो मस्तिष्क पक्षाघात है ये कब से दिखने लगता है, ये दिखने लगता है अर्ली चाइल्डहुड से। और कैसे पता चलता है, सबसे पहले फेशियल एक्सप्रेशन से ही पता चलता है, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन बच्चे के ऐसे होंगे जिससे समझ में आएगा कि इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ कमी है, ठीक है। आगे चल के वो उसमें क्या होगा, चेंजमेंट आएगा, वो एक जगह सीधा नहीं बैठ पाएगा, उसकी माइंड और बॉडी में कंट्रोल नहीं हो पाएगा, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे वो, और तब जाके समझ में आएगा कि उसे मस्तिष्क पक्षाघात वाली अधिगम अक्षमता है, ठीक है। तो मस्तिष्क पक्षाघात आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है विजुअल इंपेयरमेंट। विजुअल इंपेयरमेंट मतलब कि दृष्टि छीनता, कम दिखाई देना। बच्चे को अगर एक बच्चा मतलब कि जैसे कि एक सामान्य बच्चा है उसे ढंग से दिखाई देता है, लेकिन दूसरे बच्चे में वो कमी है कि दूसरे बच्चे को कम दिखाई देता है, तो वो अधिगम अक्षमता में आएगा कि बच्चे को दृष्टि छीनता वाली अधिगम अक्षमता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इसे बौद्धिक विकलांगता बोला जाता है। इसे इस रूप में माना जाता है जैसे कि बच्चा दिन प्रतिदिन के काम नहीं कर पाता अच्छे से, ठीक है। निम्न बुद्धि है, औसत बुद्धि है, या औसत बुद्धि निम्न बुद्धि है, औसत बुद्धि से कम बुद्धि है उसके, और वो दिन प्रतिदिन के काम अच्छे से नहीं कर पाता, तो वो बौद्धिक विकलांगता में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है श्रवण बाधिता। श्रवण बाधिता में क्या होता है, कान के जैसा कान है, कान के एक हिस्से में कमी है या दूसरे हिस्से में या कई सारे हिस्सों में कमी है, जिसकी वजह से उसे अच्छे से सुनाई नहीं देता, तो ये श्रवण बाधित में आएगा, ठीक है। तो ये हो गए आपके मस्तिष्क पक्षाघात, ठीक है, और विजुअल इंपेयरमेंट जिसे दृष्टि छीनता बोलते हैं, बौद्धिक विकलांगता एंड श्रवण बाधित। एक दो चीजें और मैं क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये 2 पॉइंट और देख लीजिए, लिखना पढ़ना बोलना संबंधी विकार। जैसे क्वेश्चन पूछेगा लिखना पढ़ना बोलने संबंधी विकार को क्या बोलते हैं, जब एक साथ चीजें आ जाएं, ठीक है, कि उसे लिखने में भी दिक्कत है, पढ़ने में भी, बोलने में भी दिक्कत है, तो उसे डिस्प्रैक्सिया बोलेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में, जैसे पेपर में पूछ लिया लिखना पढ़ना बोलने संबंधी विकार को क्या बोलते हैं, तो डिस्प्रैक्सिया बोलते हैं। नेक्स्ट तरीका यह है क्वेश्चन पूछने का, जैसे कि एक बच्चा है राम और उसे लिखने में भी दिक्कत है, पढ़ने में भी दिक्कत है और बोलने में भी दिक्कत है, तो उसे कौन सा अधिगम अक्षमता है, तो डिस्प्रैक्सिया है, ठीक है। भाषा अवबोधन से संबंधित विकार, मतलब कि वो भाषा समझने में उसे कठिनाई है, भाषा बोलने में उसे कठिनाई है, तो उसे भाषा घात बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका अधिगम विकार से संबंधित चैप्टर की अधिगम अक्षमता कौन कौन सी होती है, मैंने फुल डिटेल में आपको बताया है। इसके बाहर कोई भी अधिगम अक्षमता पेपर में नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि अधिगम अक्षमता वाले बच्चों की शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए, उन्हें किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए, सरकार ने कौन कौन से एक्ट लागू किए हैं उनके लिए, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।